लखवीर सिंह का वहाँ पे पोस्टिंग, वहाँ पे उनके साथ में घोसले और डोके बोल के हमारे 2 कांस्टेबल थे। एक जीप जाते टाइम देखिए, अभी लखवीर सिंह ने देखा ये जंप करके गया तो लखवीर सिंह ने अपनी गाड़ी निकाली, उसमें ये दोनों कांस्टेबल बैठ गए। लखवीर सिंह ने अंदर देखा गाड़ी में तो ये सरदार जी बैठे हुए थे और उनके पास में कुछ वेपन्स इन्होंने देखे। इन्होंने कॉइन बॉक्स देख लिया। यहाँ पे कंट्रोल रूम को कॉल करते टाइम कॉल ही कर रहा था, कॉल ही चल रहा था, उतने में ये जो गाड़ी आगे गई थी, जो वेपन्स के साथ में जो सरदार जी बैठे थे, वो गाड़ी यू टर्न लेके वापस आई और वहाँ पे बूथ पिक के ऊपर उन्होंने वो लखवीर सिंह के ऊपर AK-47 से फायरिंग की। ये हैं महाराष्ट्र फाइल्स, सुनिए सिर्फ रेड FM पर। सर नमस्कार. नमस्कार. मी RJ बंड्या. आपला आधीपासून परिचय आहेच. आता मी माझ्या सगळ्या व्ह्यूअर्सला मला जी ओळख है ती मी करून देतो. 86 का वो दौर रहेगा जब आप पुलिस फोर्स में शामिल हुए. आपका पहला पोस्टिंग था डोंगरी और वो गैंगस्टर का गढ़ हुआ करता था. 86 to 89 आपने वहां पर काम किया. जब आप प्रोबेशनरी ऑफिसर थे तो उस वक्त मुंबई पुलिस में जो भी प्रोबेशनरी ऑफिसर होता था उसको बाबल्या बोला जाता था. सही बात. बाबल्या से लेके इतने जांबाज पुलिस ऑफिसर जो ATS के फॉर्मेशन में फाउंडर मेंबर रह चुके हैं. जी. और वहां से आपने न जाने कितने सारे इनकाउंटर्स किए, कितने सारे ऑपरेशंस को आपने इतनी बखूबी निभाया. थोड़ी सी जर्नी में आपकी जानना चाहता हूं, उसके बाद हम उस एनकाउंटर के बारे में बात करेंगे जो 16 घंटे चला था. इट्स नॉट एनकाउंटर, एक्चुअल वो ऑपरेशन है. ऑपरेशन 16 घंटे बहुत शॉर्ट होता है. राइट. ऑपरेशन बहुत बड़ा. जी हाँ, तो 16 घंटे का वो ऑपरेशन, उसमें आपने टेररिस्ट को मार गिराया था. सारी संख्या हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन आप बताइए कि 86 में आप ज्वाइन किया, डोंगरी में आपने ज्वाइन किया, तो कैसा माहौल डोंगरी में होता है? सही में मेरा फाउंडेशन, मैं जो बोलता हूँ पुलिस खाते में काम कैसा करना होना चाहिए, उसका जो फाउंडेशन बनाया गया वो डोंगरी में बनाया गया. जी. क्यों डोंगरी में बनाया गया कि डोंगरी एक शायद आपको जानकारी नहीं रहेगी, आपका शायद वो टाइम में बर्थ भी नहीं होगा रहेगा. जी. ये जो डोंगरी इलाका जो था वो पूरे देश में नोटरीज एरिया हुआ करता था. यहाँ पे आपने बड़े जो गैंगस्टर्स तो नहीं, जो माफियाज, मतलब गैंगस्टर छोटे हो गए, माफियाज उससे बड़े, मतलब उनके बॉस माफिया, जो सिंडिकेट जो चलाता है क्राइम की, उनको माफिया कहा जाता है. ये सिंडिकेट माफिया जो चलाने वाले थे वहां पे, करीम लाला का आपने नाम सुना रहेगा, हाजी मस्तान का नाम सुना रहेगा, यूसुफ पटेल का नाम सुना रहेगा. ये तो दुनिया भर में, मतलब इंडिया का तो छोड़ो, महाराष्ट्र का छोड़ो, मुंबई का छोड़ो, ये इनका तो नाम तो अफगानिस्तान से लेके सिंगापुर से लेके UK तक इनका नाम हुआ करता था. बिकॉज ऑफ उनका जो एक्टिविटीज हुआ करता था, वो स्मगलिंग का एक्टिविटीज हुआ करता था. अभी आप देखो, ये जो भी मैंने नाम लिए, जो भी माफियाज के बारे में बात किया, उसका जो हेडक्वार्टर हुआ करता था वो हेडक्वार्टर डोंगरी हुआ करता जी. तो आज थोड़ा समझ लेना इसके पीछे कि अगर इतने सारे माफियाज जो है, अलग अलग माफियाज, अलग अलग वहां पे कारोबार करने वाले, मतलब गैर कारोबार करने वाले, स्मगलिंग हो, नार्कोटिक्स हो, बुटलेगी हो, सिर्फ वर्धा भाई जो था वो वर्धा भाई माटुंगा एरिया में था, नहीं तो बाकी सब ये जो भाई लोग माफिया जो थे, गैंगस्टर जो थे, वो डोंगरी से ही शुरुआत हुआ था, वहीं से ऑपरेट होता था. हाँ. मतलब PTC में आपने पुलिस का ट्रेनिंग लिया और फिर वो जांबाज पुलिस ऑफिसर बनने का ट्रेनिंग एक्चुअली डोंगरी में होता है. बराबर. गैंगस्टर्स हो, क्रिमिनल हो, माफियाज हो, तो उन ऐसे ही इसमें थोड़ा एक और ऐड करूंगा मैं, क्योंकि डोंगरी का एरिया आपको शायद मालूम रहेगा, साउथ मुंबई में भी वैसा है. डोंगरी, भाईकला, ये जो एरिया है, भिंडी बाजार जो एरिया है, ये 90% यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते जी. अभी ये मुस्लिम लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, वहां पे आपको मालूम है कि कैसा क्लैशेस होता था, या फिर वो भी मेरे को एडिशनली यहाँ पे मिला जी. जो ट्रेनिंग, इनको ये सिचुएशन में कैसा सिचुएशन हैंडल करना चाहिए, राइट होता है तो कैसा हैंडल करना चाहिए, ईद आई तो कैसा होना चाहिए, दिवाली आने के बाद में कैसा होना चाहिए जी. और इससे ही मैं आपको यहाँ पे एक आपको बताना चाहता हूँ कि होते होते मैं थोड़ा, मुझे लगा कि मुझे आगे काम में शायद यह आ जाएगा. मैंने वहां पे डोंगरी में नमाज पढ़ना सीख लिया. और ये जो आपने नमाज पढ़ना सीख लिया, आप भानु प्रताप से अब्दुल भी बने हो. यस, बराबर, एकदम सही. तो वो जो कहानी है उसको हम जानेंगे. लेकिन ATS का फॉर्मेशन, एक ऐसी घटना हुई थी जो पूरे देश में ATS, एंटी टेररिज्म स्क्वाड की स्थापना की गई और उसके बाद फिर यूपी में STF भी आया
एसटीएफ ने पहला एनकाउंटर कहिए आप श्री प्रकाश शुक्ला का किया, और बाद में मुंबई में शुक्ला तो बहुत बाद में उसके पहले भी बहुत सारे हुए, लेकिन जब एसटीएफ की बात होती है, एसटीएफ हमारे बाद में हुआ। जी वही मैं कह रहा हूँ कि मुंबई में मुंबई में पूरे देश का एटीएस फॉर्मेशन हुआ सबसे पहला, उसके अब फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। तो लीड मेरे ख्याल से ए खान सर कर रहे थे उसको, बराबर। एडिशनल कमिश्नर वहां हुआ करते थे, गुलामुफ्ती साहब कमिश्नर हुआ करते थे उस टाइम में। ये जो इंसिडेंट ऐसा हुआ वहां पे कि आपको शायद वो टाइम में मालूम था कि ये जो गैंगस्टर का गैंग वार, इंटर गैंग वार जो था वो बहुत बढ़ गया था जी, पर्टिकुलरली मुंबई में जी। बहुत सारे थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे जी। साइमल्टेनियसली ये गैंगस्टर्स के साथ साथ में आपको मालूम है कि खालिस्तान मूवमेंट बहुत वो टाइम में बहुत ही फॉर्म में थी। बिल्कुल, क्योंकि 84 में मेरे ख्याल से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार 3 जून को हुआ था। बिल्कुल, और उसके तुरंत 2 साल बाद आपका पोस्टिंग हुआ। नहीं, उसके बाद में इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया। उसके बाद में अरुण वैद्य साहब जो अपने जनरल अरुण कुमार वैद्य हुआ था। अभी मैंने ज्वाइन किया 86 में, राइट। जब ये इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया वो टाइम में मेरी एमपीएससी की एग्जाम थी उस दिन की, इसलिए मेरे को सब याद है। जी जी जी। जब शायद वो एग्जाम होगी कि नहीं होगी ये डाउट था। अक्टूबर की बात होगी, अक्टूबर की बात, 31 अक्टूबर जी जी। तो 31 अक्टूबर 1984 में हमारी एग्जाम हो गई और उससे सिलेक्शन होकर मैंने वो ट्रेनिंग खत्म करके फिर डोंगरी पुलिस ज्वाइन किया। अभी जो हम लोग टेररिज्म और गैंगस्टर्स की बात कर रहे हैं ये 1990s में पीक पीरियड था जी। फिर उसके बाद में 97 में वापस पीक पीरियड हो गया जी। ये 1989 से मुंबई का गैंगवार जो था वो बढ़ गया। साइमल्टेनियसली खालिस्तान मूवमेंट 1984 से ही चल रहा था। 1989 में वो 1984 से पंजाब या दिल्ली तक मर्या था जी। उसके बाद में इसका फैल जो गया ये खालिस्तान मूवमेंट, या फिर उनको शायद मुंबई ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगा, यहाँ पे पैसा ज्यादा उनको एक्सट्रैक्शन के माध्यम से मिलना चालू हो गया, छिपने की जगह यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती थी। और मुंबई में ऐसा है कि पूरा देश वहां पे है, मतलब मिनी इंडिया इज है मुंबई। बिल्कुल, आप सरदार जी काफी रहते हैं वहां पे, महाराष्ट्र काफी रहते हैं, यूपी वाले रहते हैं, बिहार वाले रहते हैं, तमिल्स रहते हैं, सब वो मिक्सअप होने में मुंबई बहुत अच्छा लगा है जी। इन्होंने फिर खालिस्तान मूवमेंट जो चला रहे थे उन्होंने मुंबई में अपना एक्टिविटी चालू किया जी। और ये एक्टिविटी चालू करने के बाद में 2-3 मर्डर्स बहुत बड़े बिजनेसमैन जो सरदार बिजनेसमैन थे उनके ही मर्डर्स हो गए। अच्छा, एक्सट्रैक्शन कॉल दी गई। मतलब खालिस्तान को बनाने के लिए फाइनेंस चाहिए, तो खालिस्तानियों ने मतलब अपने धर्म के लोगों को उन्होंने लोगों से डिमांड करना जी, अपनी कम्युनिटी से डिमांड कर रहे कि हमें हमारे कम्युनिटी का एक देश बनाना है, बराबर खालिस्तान बनाना है। देश बनाने के लिए आप कंट्रीब्यूट करो, बिल्कुल आप पैसा दे दो, जो नहीं दिए तो हम आपको मार देंगे। और ऐसे 3 मर्डर वहां पे हो गए 1990 की बात कर रहा हूँ जी। लेकिन उसके पहले 4 अक्टूबर की बात है, 4 अक्टूबर 1990 की, हमारा एक लखमेर सिंह, देखो ये लखमेर सिंह भी जो है, ये लखमेर सिंह भी पंजाबी थे, पुलिस ऑफिसर है जी, लेकिन वो भी सरदार। नहीं सर, ये लखमेर सिंह का थोड़ा बैकग्राउंड में जानना चाहता हूँ आपसे। अभी लखमेर सिंह जो डायरेक्ट पीएसआई थे मुंबई पुलिस में, जैसे हमने एमपीएससी पास करके जैसे हम लोग पुलिस भर्ती हो गए थे, पुलिस में ज्वाइन किया था, महाराष्ट्र पुलिस में ज्वाइन किया था, मुंबई में पोस्टिंग हो गया था, वैसा ही ये लखमेर सिंह जो थे मुंबई के रहने वाले थे। अभी पर्टिकुलरली भांडुप खिंडीपाड़ा जो एरिया है या मुलुंड का जो एरिया है ना, यहाँ पे अमरनगर नाम का एक इलाका है। बिल्कुल, मतलब वो भांडुप खिंडीपाड़ा जो ऐसा जो हिल्स पे और अमरनगर जो नीचे का हिल रह के वहाँ पे स्लम्स को जी, अनऑथराइज स्लम जो था, तो अनऑथराइज अमरनगर उसके नीचे, बिल्कुल मतलब नीचे का एरिया अमरनगर है। क्योंकि मैं मेरे व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि कैसा जिस घटना पे हम आ रहे हैं तो उस वक्त वहां की जो भौगोलिक स्थितियां थी वो कैसे थी। तो नीचे एक ऐसा प्लेन एरिया जिसको अमरनगर है, जहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं जी, बिजनेसमैन रहते हैं, और ज्यादा करके सिख कम्युनिटी है, और उसके ऊपर हिल है, बाजू में रोड जाता है, रोड के बाजू में आपको एक बड़ी हिल मिलेगी वहां पे, खिंडीपाड़ा ही नाम है वो हिल का जी। हिल के ऊपर अनऑथराइज्ड स्लम्स बहुत बड़ी है, बिल्कुल, और अभी भी है, अभी भी जी। ये स्लम्स के बाजू में वहां पे भांडुप पाइपलाइन एरिया बोलते हैं जी। अभी मुंबई का जो पवई लेक जो है, वाटर सप्लाई, से जो वाटर सप्लाई मुंबई को होता है पूरा, ये वाटर सप्लाई ये भांडुप ये खिंडीपाड़ा पाइपलाइन से होता है जी। उसके बाजू में स्लम का झोपड़पट्टी आ गया, स्लम आ गई हिल के ऊपर, अमरनगर का एरिया आ गया नीचे। यहाँ पे ये लखमेर सिंह भी वहां पे रहने वाले थे, और नॉर्मली हमारा ऐसा था वहां पे मुंबई में प्रिंसिपल जो कमिश्नर वहां पे, मतलब हमारे पहले से ही जी, कि जो एरिया में जो ज्यादा लोकेलिटी रहते हैं हमारे पास में वो कास्ट के या वो रिलीजन ऑफिसर्स है, तो उनकी पोस्टिंग वहां पे हुआ करती थी।
तो सर मतलब इसके पीछे क्या रीजन था? नहीं, इसके पीछे एक तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत आसान हो जाता है, कभी कुछ राइट जैसा सिचुएशन होता है समझो, या फिर हम अपना ही ऑफिसर है ऐसा बोल के वहां पे वो सिचुएशन संभालने के लिए कंट्रोल हो सकती है, या फिर उनकी कंप्लेंट जो है वो अपने तरीके से एक्चुअल वो अभी समझो सिख रिलीजन में क्या लिखा है हमको जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो ऑफिसर को जल्दी समझ में आएगा जी। ऐसा करके लखमेर सिंह का वहां पे पोस्टिंग वहां ट्रैफिक में हुआ। उनके साथ में एक भोसले और डोके बोल के हमारे 2 कांस्टेबल थे, एक हेड कांस्टेबल था, एक कांस्टेबल थे। ये तीनों वहां पे ड्यूटी में थे ऑन द रोड, जो मुलुंड से रोड जाता है भांडुप की तरफ। यहाँ पे ये ऑन ड्यूटी जब थे तो जब इनको एक रेड सिग्नल क्रॉस करके, जो तोड़ के हम लोग बोलते हैं, रेड सिग्नल जंप करके एक जीप जाते टाइम देखी। अभी वो टाइम में ये तो सीसीटीवी नहीं थे या फिर मोबाइल से फोटो निकालो ये नहीं था, या उसका नंबर लिख लो ऐसा नहीं था। फिजिकली एक्टिविटीज वहां पे ज्यादा हुआ करती थी जो पुलिस में। अभी ये लखमेर सिंह ने देखा ये जंप करके गया तो लखमेर सिंह ने अपनी गाड़ी निकाली, उसमें ये दोनों कांस्टेबल बैठ गए, डोके और भोसले पीछे बैठे हैं, लखमेर सिंह आगे बैठ रहा है, ड्राइवर साथ में चला रहा है। तो जाने के बाद में उन्होंने गाड़ी इंटरसेप्ट कर लिया। इंटरसेप्ट करते टाइम लखमेर सिंह ने अंदर देखा गाड़ी में तो ये सरदार जी बैठे हुए थे और उनके पास में कुछ वेपन्स इन्होंने देखे। शायद इनको थोड़ा डाउट आया ये कुछ गड़बड़ का मामला है, तो उन्होंने वो गाड़ी रुकाया नहीं, वो गाड़ी अपनी गाड़ी रुकाई। वहां पे मोबाइल वो टाइम तो कोई मोबाइल नहीं था किसी के पास में, पेजर भी नहीं आए हुए थे वो टाइम में। इन्होंने कॉइन बॉक्स देख लिया यहाँ पे रोड पे जो पब्लिक टेलीफोन बूथ जी बिल्कुल, वहां से पीले रंग का डब्बा होता है, वो ब्लैक कलर का रिसीवर होता है उसको, राइट। तो उन्होंने अपनी गाड़ी वहां पे रुकाई और अंदर बूथ के अंदर चले गए और कंट्रोल रूम को कॉल किया। कंट्रोल रूम को कॉल करते टाइम कॉल ही कर रहा था, कॉल ही चल रहा था, उतने में ये जो गाड़ी आगे गई थी जो वेपन्स के साथ में जो सरदार जी बैठे थे, वो गाड़ी यू टर्न लेके वापस आई और वहां पे बूथ के ऊपर उन्होंने वो लखमेर सिंह के ऊपर AK-47 से फायरिंग की। उसमें वो मारा गया। ये दोनों हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल भी जो थे वो भी मारे गए वहां पे। मतलब 3 लोगों की हत्या, 3 लोगों की हत्या 4 अक्टूबर 1990 के दिन सुबह ब्रॉड डे लाइट में हम लोग बोलते हैं, जो अर्ली मॉर्निंग था 11 o'clock, तो 11 बजे के टाइम। अभी 11 बजे का टाइम मुंबई के देखो आप ट्रैफिक कितना रहेगा, और ये मुंबई में ये इंसिडेंट हो गया। पंजाब में होता है हम लोग समझ सकते हैं, कश्मीर में होता है समझ सकते हैं, लेकिन ये जब मुंबई में हुआ तो पूरी पुलिस फोर्स वहां पे शायद मैं बोलता हूँ नींद से जाग गई कि तो ये रीजन है ATS फॉर्मेशन का। हाँ, वही मैं वहां पे आ रहा हूँ। फिर गैंगस्टर्स का भी एक्टिविटीज बढ़ रहा था, बिल्कुल गैंगवार बढ़ रहा था, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ गई थी। तो हम लोग का एक फिर वहां पे सीनियर ऑफिसर्स लेवल के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर और पॉलिटिशियन जो वहां पे सत्ते में थे वहां पे, वो उन्होंने डिसाइड करके एक हमारे लिए कुछ तो ऐसा एक्टिव मतलब स्पेशल फोर्स होना चाहिए जो बाकी डे टू डे काम नहीं करेगी जी। जैसा VIP का मूवमेंट है, बंदोबस्त जाओ या फिर आपके घर में चोरी हो गई, ये केस हो गया, वो केस हो गया, उसमें हमारा आधा फोर्स उसमें चला जाता जी। लेकिन सिर्फ टेररिज्म और गैंगस्टर्स के अगेंस्ट में काम करने के लिए जो हमारे एडिशनल CP थे AA खान साहब, उनके दिमाग से ये ATS फॉर्मेशन का आइडिया आता है। तो ये फिल्मों में बहुत बार दिखे हैं, संजय दत्त साहब ने उनका रोल किया है, वही AA खान सर जी। वो रियल में भी दिखाया है जी। अभी ये जो एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए और मुंबई जैसा शहर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसके लिए खान साहब ने प्रपोजल सेंड किया गवर्नमेंट को। प्रपोजल सेंड करते टाइम देखो कि हमारे पास में सैंक्शन जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि फिर फाइनेंस का आता है, नई रिक्रूट करना है, कैसे किसको रिक्रूट करना है, वो सब आ जाता है। तो उन्होंने बोला कि है वो फोर्स से मेरे को अलाउड करो एक स्क्वाड बनाने के जी। तो पहला तो ये स्क्वाड का ATS का नाम था हमारा नॉर्थ रीजन स्क्वाड, क्योंकि मुंबई में 2 रीजन हुआ करते थे, एक साउथ रीजन और एक नॉर्थ रीजन। बिल्कुल। दोनों रीजन के चीफ एडिशनल चीफ हुआ करते थे। खान साहब जो थे नॉर्थ रीजन स्क्वाड के थे। फिर उन्होंने हमारे जैसे मेरे जैसे यंग ऑफिसर्स थे, कोई मिडिल एज के ऑफिसर थे और कोई सीनियर ऑफिसर जो अप्पा साहब कदम बोल के जो ACP हमारे जो थे इंचार्ज थे, ये ऐसा करके हमारा एक 12 ऑफिसर्स और फिर बाकी कॉन्स्टेबल्स वगैरह मिला के 20-25 ऑफिसर स्टाफ और तो इनका एक स्क्वाड बनाया। उसका पहला नाम था नॉर्थ रीजन। फिर बाद में जब ये लखमेर सिंह का ये हो गया तो उसको देश में का पहला ATS बनाया गया, उसका नाम एंटी टेररिज्म स्क्वाड रखा गया जी। अभी देखो ये इंसिडेंट होने के बाद में ATS का काम चालू हो गया है। ATS ने फिर गैंगस्टर्स के खिलाफ दंगेचाल में पहले हमने बहुत अच्छी एक सक्सेसफुल कार्रवाई की थी, मैं उसमें डिटेल नहीं जाना चाहता। बाद में हमने जो लखमेर सिंह को जिन्होंने मारा था, जो टेररिस्ट थे, खालिस्तानवादी थे,
उनका ट्रेस निकाल के उनकी इंफॉर्मेशन हमको बड़ौदा में वो है ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई। फिर वहां पे बलदेव सिंह को हमने मतलब एटीएस स्क्वाड ने और फिर वो ऑपरेशन करके वहां पे चालू हो गया, लेकिन एटीएस से भी कंप्लीट नहीं हो रहा था ऑपरेशन। टेररिस्ट मतलब हमारा फाइट और उनका फाइट मैच नहीं हो रहा। ट्रेंड थे वो बलदेव, ट्रेन ये जो बलदेव सिंह है और ये जो भी जितने भी वो टाइम के टेररिस्ट मारे गए हैं वो सब आईएसआई ट्रेन थे जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लिए हुई थी। सब मैंने ये भी सुना है कि बलदेव सिंह को कभी कभी पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप में रिसीव करने पाकिस्तान के आर्मी के लोग आते थे। बलदेव सिंह ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बाद में भी टेररिस्ट मारे गए। जैसे हमने एक मंजीत सिंह बोल के जो कनिष्क एयरलाइंस में सस्पेक्ट था उसको बाद में पकड़ा था जी। ये ऐसे जो टॉप के जो टेररिस्ट जो खलिस्तान का माइंड उन्होंने इनका रेडिकलाइजेशन कर दिया था और खलिस्तान देश बनाने के लिए इनको फिर वो सब जो मीट मिर्ची लगानी थी वो सब लगा के इनको बड़ा किया था। फाइनेंस उन लोग ही करते थे ऐसे। उसमें से एक बलदेव सिंह था। वो बलदेव सिंह को वहां पे मारने के लिए फिर ब्लैक कैट कमांडोज हमको बुलाने पड़े। एक ब्लैक कैट कमांडो फोर्स का वो ऑफिसर भी उसमें इंजर्ड हो गया। ये ऑपरेशन होने के बाद में बड़ौदा ऑपरेशन हो गया, फिर दंडीचाल ऑपरेशन हो गया। ऐसे ही जो हमारे ऑपरेशन चल रहे थे, जब भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी आ गई थी कि मुंबई में अपने महाराष्ट्र पुलिस आईपीएस कैडर के एसएस वीर साहब जो थे जी, जो पुणे में भी पोस्टेड हुआ करते थे, वो वहां पे पोस्टेड, वो डीजी थे वहां पे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया था वो टाइम में कि उन्होंने कुछ टेररिस्ट लोगों को जो आईएसआई के ट्रेन टेररिस्ट हुआ करते थे उनको माइंड उनका डाइवर्ट करके उनको हिंदुस्तान अपने लिए कैसा बड़ा है और हिंदुस्तान के आजादी से लेके देखो अपना इतिहास देखेंगे तो सिख समुदाय का बहुत बड़ा योगदान हमारे आजादी में भी है। बाद में भी आप आर्मी में देखो कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हो गए सब सिख समुदाय से थे। वो उनको देश प्रेम क्या होता है वो सिखाया उन्होंने। और जो सोचो कितना डिफिकल्ट काम है, जो टेररिस्ट बन गया है पाकिस्तान में ट्रेनिंग किया हुआ है, जो खलिस्तान के लिए मरने के लिए तैयार हो गया है, ऐसे कुछ लोगों को उन्होंने डाइवर्ट करके स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बनाया। एसपीओ बोलते हैं हम लोग। अभी एसपीओ, ये जो एसपीओ की बात आपने की, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, तो इनको बकायदा वर्दी दी गई? नहीं, ये एसपीओ कभी वर्दी में नहीं हुआ करते थे। तो हमारे साथ में मतलब ऐसा पुलिस वालों के साथ में आपको कभी किधर भी दिखाई नहीं देंगे। वो दिखाई देंगे तो टेररिस्ट लोगों के साथ में बैठते उठते थे, लेकिन इंफॉर्मेशन हमारे तक मतलब वीर साहब तक पास ऑन करते थे। तो फिर उनको सैलरी वैलरी मिलती थी? नहीं, उनको तो बहुत कुछ मिल रहा था कि उनको तो लाइफ बख्शी गई थी। उनके परिवार को बहुत सारा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था, वीर साहब ने सपोर्ट किया था और बाद में इनको खुद को भी सपोर्ट किया। उसमें से काफी एसपीओ मारे भी गए जो बाद में पता चला टेररिस्ट को, तो उन्होंने उनको मारा। तो मतलब मैं एसपीओ समझा दूं, एसपीओ ये चीज है कि खालिस्तान की डिमांड करने वाले टेररिस्ट जो पाकिस्तान से ट्रेंड हुए हैं उनका मन परिवर्तन कर उनको इंडिया के साथ खड़ा करना, भारत के साथ खड़ा करना, उनको पुलिस ऑफिसर्स की तरह काम करने के लिए कहना, उनका ब्रेन वॉश करना, उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर कहा गया है। सर अभी भी है वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर आपके? नहीं, अभी तो मूवमेंट भी वैसा बहुत सारा खत्म हुआ है, लेकिन अभी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मर बोल के काफी लोग हैं। जैसे हमारे भी इन्फॉर्मर रहते हैं यहाँ पे, जो ऑर्डिनरी इन्फॉर्मर होते हैं, वैसे कुछ इन्फॉर्मर आज भी है। लेकिन सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एसपीओ थे जो आपके लाडले थे, मतलब आपके अच्छे दोस्त थे, ऐसा मैं कहूंगा, फिर भी आपको अब्दुल क्यों बनना पड़ा? हाँ, ये जो चीज है वही मैं वहां पे आ रहा था जी। अभी ये एसपीओ जब वहां पे वीर साहब ने बनाए तो मुंबई में जब ये एक्टिविटीज बढ़ना चालू हो गई तो हमारा वो लोकल पुलिस को या मुंबई पुलिस को या महाराष्ट्र पुलिस को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? एक तो पर्टिकुलर वो स्टेट के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से मिलती है। हमारी जो सेंट्रल एजेंसी जो है, जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या फिर आरएडब्ल्यू हो, उनके माध्यम से उनको वहां पे वर्ड की इंफॉर्मेशन मिलती है। वो इंफॉर्मेशन वो कंसर्न स्टेट को पास आउट करते हैं। ये कंसर्न स्टेट को पास आउट करते करते जैसा मुंबई में एक्टिविटीज बढ़ गया तो वीर साहब और खान साहब का बहुत अच्छा था जी। तो वीर साहब ने खान साहब को कांटेक्ट करके हमारे पास में 2 उन्होंने एसपीओ भेज दिए जी। देखो ये 2 एसपीओ आ गए मुंबई। ये एसपीओ कौन थे? जो टेररिस्ट थे, पाकिस्तान से ट्रेन हुआ करते थे, जो टेररिस्ट लोगों से, जो अभी भी टेररिस्ट बोल के काम करते हैं, उनके साथ में उठने बैठने वाले थे, उनके साथ में कम्युनिकेशन करने वाले थे। ये 2 जब हमारे पास में एसपीओ आ गए तो उनके साथ में ड्राइवर बोल के मैं एक था और हमारा एक एटीएस का ऑफिसर हुआ करता था। आप नाम बता पाएंगे?
अभी नाम मैं बताऊंगा नहीं, ऑफिसर की परमिशन मैंने ली नहीं, इसलिए मैं वो नाम नहीं बता सकता। वो भी रिटायर हुआ है, मेरे से थोड़ा जूनियर था, लेकिन वो भी रिटायर हुआ है। तो हम लोग दोनों ड्राइवर बोल के उनका काम कर रहे थे। जब ये ड्राइवर बोल के काम कर रहे थे तो हमको बिल्कुल, अभी ये तो इनको मिलने वाले जो थे वो कनेक्टेड थे टेररिस्ट लोगों को, जो बड़े टेररिस्ट है, मतलब पाकिस्तान टेररिस्ट है, उनको मिलना जुलना इनका हुआ करता था। मुंबई में बातचीत हुआ करता था, मिलना जुलना हुआ करता था। इनके ड्राइवर बोल के हमको वैसा रहना पड़ा। तो मैंने वो नाम अब्दुल बोल के किया। डोंगरी का ये जो मैं मस्जिद का आपको बताया कि जो मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, देखो पूजा तो करना है या किसी भी प्रार्थना करना कोई गलत, बिल्कुल, शायद मैं वो टाइम में वो मस्जिद में जाके हो सकता है कि ये अपने कुरान के माध्यम से हो या इसके माध्यम से हो, मैं अपने भगवान की पूजा करूं जी। ऐसा करके जो मेरे को जब नमाज का टाइम होता तो मैं गाड़ी रुकाता था, फिर अंदर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ के बाहर जाता। तो मेरे ऊपर इन लोग का मतलब भरोसा ज्यादा हो गया। एसपीओस का तो था ही, लेकिन एसपीओस को भी ऐसा लगा कि ये आदमी का बिल्कुल डाउट आएगा नहीं। तो उन्होंने फिर जो मुंबई में आने जाने वाले टेररिस्ट हुआ करते थे, उनके टेररिस्ट को मिलना जुलना जब चालू किया, तो एक दिन तो ऐसा था, ये जो टेररिस्ट लोग रहते थे ज्यादा करके कोपर खैरा ने, अभी जो आपको रिलायंस का ऑफिस जो बनाया गया है, नॉलेज सिटी की बात होती है, जो वो टाइम में उसका काम चल रहा था। अच्छा। वहां पे काफी जो वॉचमैन के काम करने वाले लोग जो थे वो पंजाब साइड से थे जी, उनको ये टेररिस्ट लोग मिलने आते थे जी। अभी इनको लेके फिर मैं ये एसपीओ गाड़ी में हुआ करता था, मैं ड्राइवर और आगे पीछे 2 या 3 ऐसे जो टेररिस्ट है रियल, वो टेररिस्ट बैठ के उनके हाथ में AK-47 हुआ करता था, पिस्तौल हुआ करता था, रिवॉल्वर हुआ करता था, ऐसा आर्म्स एम्युनिशन हुआ करता था। वैसे इनके साथ में हम लोग पूरा मुंबई में घूमते थे। वो टाइम में उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता था, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलनी थी, कलेक्ट। हाँ, वही मैं पूछने वाला था कि अगर टेररिस्ट आपके सामने है, सामने साथ में बैठे हुए हैं और आप उनको पकड़ नहीं रहे हो, नहीं पकड़ने के सिर्फ वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता था कि जो हमको लिंक चाहिए थी वो नहीं मिल जाती। अच्छा। और फिर इसमें जो सेंट्रल एजेंसी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता था। सेंट्रल एजेंसी का काम हमेशा रहता है कि उनको मालूम है कि चोर आज हमारे सामने घूम रहा है, वो उसको फॉलो करेंगे 1 महीना 1 साल। अभी मनजीत सिंह को तो कम से कम 3 साल फॉलो किया था उन्होंने, सोचो, जो बड़ा टेररिस्ट था। ये फॉलो करके पूरी लिंक निकलते हैं और जिस दिन ये बोलेंगे उसी दिन हमने उनको पकड़ना जी। अभी एक दिन तो ऐसा हुआ था कि जो पुराना जो ये हाईवे नहीं था, एक्सप्रेस हाईवे नहीं था, वो टाइम में वो पुराना टोल नाके से जब लोग न्यू बॉम्बे से आगे जा रहे थे, तो ये जो रियल टेररिस्ट थे उन्होंने एसपीओ से बात किया पंजाबी में कि जो पुलिस वाले यहाँ पे नाके पे बैठे हैं, हम लोग उनको मार देते हैं और उनको वेपन्स लेके जाते हैं। अरे बाप रे। तो ये सुनने के बाद मेरे को भी थोड़ा ये लगा कि कुछ तो गड़बड़ ये कर रहे हैं, मतलब पंजाबी में बात कर रही थी, लेकिन पंजाबी और हिंदी हमको समझ में आती है थोड़ी थोड़ी। ये जब हुआ तो एसपीओ को मैंने देखा तो थोड़ा समझ गया कि ये नहीं करना चाहिए। तो एसपीओ ने उनको बोला कि अगर हम लोग ये किसी कारण नहीं है हमको ये इनको मार के वेपन लेके जाने के लिए, वेपन तो हमको कहाँ से भी मिल जाएगी। ये ऐसा करके फिर ये हमारा काम ये ऐसा चल रहा था। तो उसमें कुछ पुलिस वालों की जान बच गई, वेपन्स बच गया। मुंबई बड़ा हादसा होने के मतलब जो होने वाला था वो रुक गया और ऑल ऑफ सडन नहीं होने वाला था। इसमें कुछ प्लान नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन मिलने का चांस ही नहीं। ऑन द स्पॉट जाते जाते किसी के दिमाग में आया है तो वो हो गया। ये इंसिडेंटल क्राइम हम मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड थे कि चलो किसी को मारना है तो मारना है। नहीं देखो ऐसा भी नहीं कि किसी को मारना है, ऐसा नहीं। इन लोग और गैंगस्टर में फर्क होता है। हमें वही पूछने वाला था कि मतलब सारे व्यूवर्स को आप ये समझाइए कि मेरा सवाल ये भी है कि ATS के फॉर्मेशन के फाउंडर मेंबर आप हो और एंटी टेररिज्म स्क्वाड उसको बोला जाता है, लेकिन आपने टेररिस्ट को खत्म तो किया ही है, लेकिन आपने गैंगस्टर्स को भी खत्म किया है। तो ये टेररिस्ट और गैंगस्टर में क्या फर्क होता है? देखो कि वही मैं अभी आपको बताना जा रहा था कि टेररिस्ट जो होता है ना वो डेडिकेटेड होता है जी। वो शायद हमारे लिए वो देशद्रोही है, लेकिन अगर खालिस्तान देश बन जाता तो वो देश के लिए स्वतंत्र वीर कहा जाता था। बिल्कुल। ये जो है वो गैंगस्टर वैसे नहीं होते। गैंगस्टर मॉनेटरी गेन के लिए कुछ भी क्राइम करते हैं, वो मॉनेटरी गेन मेन रहता है उनको। फिर उसके साथ में वर्चस्व जो होता है वो वर्चस्व उनको होता है। लेकिन कोई भी टेररिस्ट, मतलब बाद में हमने LTT की भी टेररिस्ट का वहां पे मुकदमा किया था। फिर उसके बाद में आपने देखा है कि बहुत सारे JNK के जो अभी भी चलता है, तो इनके साथ में निपटना थोड़ा अलग होता है। टेररिस्ट लोग पुलिस के अगेंस्ट में जाते हैं, गैंगस्टर पुलिस के अगेंस्ट में कभी नहीं जाता। उसके आप 100 गैंगस्टर्स के मेंबर मार दो, वो पुलिस के अगेंस्ट में कभी नहीं जाते। लेकिन टेररिस्ट लोग पुलिस के अगेंस्ट जाते हैं, पुलिस के ऊपर फायरिंग होती है। जैसे लखमेर सिंह के ऊपर कोई फायरिंग करने की जरूरत नहीं थी इनको, लेकिन मारा गया। ये ऐसा करके जब ये सब हमारा काम वहां पे ATS का चालू हुआ था,
साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहा था। तो ये जब हम लोग ये ड्राइवर बोल के एसपीओ के साथ काम करते करते एक दिन ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई कि किसी अमरनगर में रहने वाले ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन जो सिख समुदाय से है उसको 50 लाख रुपए वहां पे एक्सटॉर्शन कॉल की गई। ओहो। देखो 1992 की बात मैं कर रहा हूँ। 1992 में 50 लाख का आज क्या वैल्यू हो सकता है? बहुत ज्यादा। वो 50 लाख वो बिजनेसमैन देने के लिए तैयार भी हो गया। बाप रे। वो पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहा था स्टार्ट में, फिर पुलिस से वो ये भी नहीं लेना चाहता था क्योंकि इनकी फैमिलीज वहां पे पंजाब में रहती थी। तो मतलब अपने फैमिली को बचाने के लिए अपने फैमिलीज या रिलेटिव जो भी है, शायद परिवार यहाँ पे रहेगा, हस्बैंड वाइफ बच्चे यहाँ पे रहेंगे, माँ बाप यहाँ पे बॉम्बे में रहेंगे, लेकिन बाकी मामा काका वगैरह तो वहां पे पंजाब में ही है, उनको मार देंगे, पूरा परिवार खत्म करता है। और हुआ करता था ऐसा। तो साल 92 में वो 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। तो ये 50 लाख रुपए देने के लिए एक ही इंफॉर्मेशन आ गई। साइमल्टेनियसली इंफॉर्मेशन सिख एक्टिविटीज, मतलब एक खलिस्तान मूवमेंट के जो मेंबर्स है उनकी एक्टिविटीज पूरा मुंबई में कैसी चल रही है उसके बारे में सेंट्रल एजेंसी से इंफॉर्मेशन प्राप्त। बिल्कुल। अभी ये इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि जो हमने अभी आपको बताया कि खिंडीपाड़ा स्लम एरिया हाई हिल पे है, कॉमन नीचे से बहुत अच्छी फैमिली मतलब लोग रहते हैं वहां पे। स्लम लोग में अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग वहां पे अनऑथराइज रहते हैं। ये स्लम एरिया में कोई टेररिस्ट आके रह रहे ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई। दो चीज हो गई, एक तो 50 लाख का एक्सटॉर्शन कॉल का जो इंसिडेंट था वो हो गया, और फिर दूसरी इंफॉर्मेशन सेंट्रल एजेंसी आ गई तो हम लोग एक्टिव हो गए। इसमें हमारा एक कामड़े और एक हमारा वहां पे कांस्टेबल था। खिंडीपाड़ा में हमने इनको झोपड़ी में रहने के लिए कहा है जी। ये झोपड़ी में रहने के लिए ये मतलब पहले तो पता नहीं था कि कहाँ पे रह रहे हो लोग, लेकिन खिंडीपाड़ा में किधर तो झोपड़ी में रह रहे हो, हिल खिंडीपाड़ा हिल जो है वहां पे इंफॉर्मेशन आई थी। सेंट्रल एजेंसीज का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहता है। वो इनका काम आपके सामने कभी आता नहीं, लेकिन सही में मैं बोलूं तो इनको ऑलवेज सैल्यूट, हर एक आदमी ने इंडियन सो के इनको सैल्यूट करना चाहिए। बहुत बढ़िया काम रहता है इनका। कभी पिक्चर में आते नहीं, किधर इनको पब्लिसिटी नहीं चाहिए। शायद मुझे तो लगता है कि मेरा नाम कल पेपर में आना चाहिए, लेकिन इन लोग का वैसा नहीं रहता है। इन्होंने वो फॉलो अप करके वो कहाँ रहते वो जगह निकाल ली। अभी देखो कि पूरी हिल बड़ी हिल है, पूरा सराउंडेड बाय स्लम्स है। स्लम्स में इतने सारे लोग रहते हैं, उसमें पेड़ है, बाकी पौधे है, गंदगी है, सब कुछ है। टॉप के ऊपर इन्होंने जो झोपड़ा बनाया था, ये टॉप के झोपड़े में टेररिस्ट लोग कोई रहते, सरदार जी रह रहे। अभी देखो पूरा एरिया में सरदार जी ज्यादा नहीं है, अमरनगर में नीचे है, लेकिन खिंडीपाड़ा के झोपड़पट्टी में सरदार जी नहीं है। ये जब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में वहां पे 3-4 झोपड़ा छोड़ के मैंने जो कामले और हमारा कांस्टेबल था, इनका वहां पे दूसरा झोपड़ी में इन लोग रहना चालू किया। ये रह के वहां पे फिर इनको फॉलोअप करना चालू किया। इनके पास में क्या वेपन है, इनके पास में कैसा किसको मिलने जाते हैं, क्या होता है, वो सब पूरा दिन भर का एक्टिविटीज वो शाम को हमको पता चलता था। ऐसा करते करते टाइम ये 50 लाख जिसको मांगा गया था। आप उनका नाम बता सकते हैं? नहीं, उनका भी नाम नहीं बता सकते। मतलब 50 लाख रुपयों का एक्सटॉर्शन जिनसे मांगा गया, उनका नाम आप नहीं बता सकते? क्या रीजन होता है इसके पीछे? नहीं, क्योंकि देखो कि आज भी शायद वो है कि नहीं मुझे भी पता नहीं, लेकिन उनके बच्चे हैं। ऑलमोस्ट आपने मेरे ख्याल से 33 साल पहले उनकी मदद की, उनकी फैमिली। बिल्कुल 92 से आज है 25 चालू है, तो 33 इयर्स हो गए। 33 इयर्स हो गए, तो भी उनके बच्चे तो रहेंगे। उनकी उम्र उस वक्त क्या थी? क्योंकि आप जो बिजनेसमैन जो थे उनकी उम्र मेरे ख्याल से 50 के आसपास जी, बिल्कुल। शायद आज वो रहेंगे भी नहीं जी, लेकिन उनके बच्चे हैं। क्योंकि परिवार आज भी देखो, कभी कभी आपको सुनने में आता है कि खलिस्तान वादियों ने ऐसा किया जी। आज भी मूवमेंट चल रहा है, बिल्कुल। कनाडा में चल रहा है, उनको सपोर्ट होता है, अमेरिका में चल रहा है, उनको सपोर्ट मिलता है वहां पे। तो ये इसका रिटेलिएशन कभी भी हो सकता है, बिल्कुल। कि इसलिए हम लोग ये नाम नहीं बताते के नाम या कंप्लेन के नाम डिस्क्लोज नहीं करते जी। फिर ये जब इनका कॉल हुआ, उस दिन फिर कॉल हुआ 3 मार्च 1992 की ये घटना है। पैसा डिलीवरी करना, फिर हमने सब हमारे फील्डिंग्स लगाए, हमने एडिशनल फोर्सेस बनवाए, फिर एडिशनल ऑफिसर्स आ गए, लेकिन उनको हम बताते नहीं। जो हमारी व्यू रचना क्या रहेंगी ये सिर्फ हमारे इंटरनल ऑफिसर्स को मालूम रहती थी, और खान साहब जो रहते थे वो पूरा डिसीजन लेने वाले खान साहब। आपने ये नहीं बताया कि वो स्ट्रक्चर में, मतलब एटीएस जब फॉर्म हुआ, उसका फॉर्मेशन बना, तो कितने लोग थे जो
मतलब 20 थे, 40 थे, 50 थे? नहीं, एडिशनल सीपी एक मेन जो आपके लीडर हुआ करते थे, दूसरे स्टाफ ऑफिसर हमारे थे, अप्पा सफदन जिनका मैंने नाम लिया था, वो टाइम में वो एसीपी हुआ करते थे। ये फिर उनके नीचे जो थे 2 इंस्पेक्टर परमानेंट जो इंस्पेक्टर हुआ करते थे, 4 इंस्पेक्टर हुआ करते थे, फिर सब इंस्पेक्टर हुआ, मतलब मैं तो सब इंस्पेक्टर था वो टाइम में, सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे। और फिर उसके नीचे जो कांस्टेबल या फिर ड्राइवर है, गाड़ियां है, उसको सब ड्राइवर्स है, ऐसा करके एक आप समझ लो इसकी जो स्ट्रेंथ जो थी टीम की वो 30 के आसपास ही थी। 30 लोग बस? 30 लोग थे। 30 लोग भी कैसे थे कि सेपरेट यहाँ पे पोस्टिंग नहीं थी, अलग अलग। मैं खार पुलिस स्टेशन में अटैच था, कोई दहिसर पुलिस स्टेशन अटैच था, कोई ओशिवरा पुलिस स्टेशन अटैच था, अलग अलग पुलिस स्टेशन से चुने गए ऑफिसर्स इसमें। लेकिन अभी सवाल यह है कि जब एटीएस फॉर्म हुआ तो उस वक्त अगर आप किसी और पुलिस स्टेशन में हो, आपके साथी किसी और पुलिस स्टेशन में है, तो ऑपरेशन के टाइम पर आपको बुलाया जाता था या नहीं? ये जो हमारी कोर टीम थी वो परमानेंट, फिर हमारा पोस्टिंग खार पुलिस स्टेशन में है, लेकिन मैं काम नॉर्थ रीजन में या फिर एटीएस में चालू था। जी जी। मेरा सुबह से 24 आवर जो था वो एटीएस में ही हुआ जी। अभी इसमें ये क्यों कि सेपरेट मैंने जैसे बनाया कि अलग स्क्वाड बनाने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी प्रोसीजर, बिल्कुल वो नहीं, वो अवॉइड करने के लिए हमने ये किया था। और इसमें ज्यादा फायदा हमको क्या हो गया कि मैं वहां पे सिलेक्ट किया गया हूँ, तो उन्होंने मेरा पूरा हिस्ट्री देखा जी कि इसको गैंगस्टर्स का नॉलेज है, इसका फिजिकल एक्टिविटीज बहुत अच्छा है, फिजिकल बहुत ये काम अच्छा कर सकता है, रिस्क लेने की ताकत है। देखो ये काम थोड़ा अलग होता है, ये तो मतलब रेगुलर पुलिस वर्क अलग होता है, ये थोड़ा अलग होता है, गैंगस्टर्स के अगेंस्ट पे हो या टेररिस्ट के अगेंस्ट पे। बिल्कुल। तो इसमें फिर ये चुने हुए ऑफिसर्स और लाइक माइंडेड होते हैं। बिल्कुल। आपका मेरा माइंड साथ में है तो फिर हम लोग कल मिले या फिर 1 साल पहले मिले, उसमें फर्क नहीं पड़ता। और काम का टारगेट हर एक को एक था कि मेरे को क्या काम करना है वो पता था, और वो काम के लिए हमको जो कुछ एक्टिविटीज करना है वो करना था। इसलिए ऐसा नहीं कि बहुत सारा क्लोजनेस आपको होना चाहिए, बिल्कुल ये जरूरी नहीं हुआ करता ये ऐसे ऑपरेशन। जब ये 3 तारीख को हमको ये इंफॉर्मेशन, मतलब मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा 3 मार्च 1992 को 50 लाख का एक्सटॉर्शन मनी मांगा गया। एक सिख ट्रांसपोर्ट व्यापारी थे, उनसे खलिस्तानवादी जो ग्रुप है, जाफर वाला ग्रुप, उनके खलिस्तान कमांडो फोर्स जाफर वाला ग्रुप के आतंकियों ने 50 लाख का एक्सटॉर्शन मांगा है। 3 मार्च 1992 की शाम तक हम पहुंचे हैं। सर क्या हुआ? अभी 3 मार्च को जब हमने पैसे की अरेंजमेंट करनी थी, 50 लाख तो उसके पास में भी कैश में, किसके पास में 50 लाख वो टाइम में हुआ करता है। जब फिर हम लोग ऐसे टाइम में एक डमी नोट्स बनाए, जो ऊपर के और नीचे की नोट्स सही रहेगी, बाद में हम लोग वही साइज के सब पेपर कटिंग करके उसमें ऐड करते थे। ये ऐसा ही हमने 50 लाख रुपए तैयार रखे। फिर ये 50 लाख रुपए हमने डिलीवरी करने का है, ऐसा करके वो कंप्लेन तैयार किया। सुनो ये सब हुआ है, सब फील्डिंग लग गई, ग्रुप्स बनाए गए, टीम्स बनाई गई, सबकी पोजीशंस क्या क्या रहेगी। पहला ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि वो टाइम में AK-47 हमारे पास में नई आई हुआ करती थी। सिर्फ ATS ऐसा यूनिट था कि जिन्होंने AK-47 फायरिंग का पूरा ट्रेनिंग किया हुआ था, और हमारे पास में AK-47 हुआ करती जी। फिर किसके पास में AK-47 होगी, किसके पास में कार्बाइन होगी, किसके पास में SLR राइफल होगी, किसके पास में रिवॉल्वर पिस्तौल होगी, ऐसे करके हमने टीम्स बनाए। जब ये डिलीवरी का शाम का टाइम था 5 बजे के करीब, जब हमारी पूरी फील्डिंग लग गई है, जरा आप इमेजिन करो कि पुलिस वालों की इतनी 10 टीमें बनाई गई है, 2 ACP उसमें अटैच हुए। ACP बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी वो टाइम में, आज हमको छोटी पोस्ट लगती है, लेकिन सीनियर इंस्पेक्टर को मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ACPs को मिलने 2 ACP हमारे साथ में टीम में थे। ACP तो बहुत बड़ा हो गया, सीनियर इंस्पेक्टर को पुलिस के मिलने के लिए हमको 4-4, 5-5 दिन रुकना पड़ता। तो मतलब सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, वो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को, कांस्टेबल तो मिलता ही नहीं था कभी। सब इंस्पेक्टर को मिलने के लिए इंस्पेक्टर को 4-4 दिन लगते थे। तो ACP की मैं यही बताना चाहता हूँ कि 2 ACP ये टीम में थे, 10 टीम बनाई गई, जिसमें ये सब फील्डिंग लगने के बाद में हमने वहां पे एरिया में जहां पे डिलीवरी देनी थी, वो जो खिंडीपाड़े का आपको बताया गया, उसका नीचे का पोर्शन था, अमरनगर के और खिंडीपाड़ा के बीच में जो प्लेन रोड के बाजू में जो जगह हुआ करती थी, उसमें नैरो एक लेन जाती थी, वो लेन में ये पैसा देना था जी। अभी सोचो कि ये सब फील्डिंग लग गई और कंप्लेनेंट आपको बोलता है कि साहब मैं इसके लिए तैयार नहीं, डर जाता है, लास्ट मोमेंट तक डर जाता है। फिर उसको समझाने के लिए, पटाने के लिए, क्योंकि उसके सिवा तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते आप, उसको
कन्विंस करने के लिए कम से कम वहां पे 1-1.5 घंटा चला गया। अभी 1-1.5 घंटे के बाद में जब आगे जाना हमको तय हो गया, तो किसी एक ऑफिसर ने हमारे बताया कि साहब जैसे हमने फील्डिंग लगाई हुई है, ये टेररिस्ट लोगों ने भी हमारे फील्डिंग लगाई है। कैसी फील्डिंग लगाई उसने बताया। ट्रक का आज मतलब वो जब देखने को सामने नजर में आ जाता है, वो उन्होंने एक ट्रक लगाया हुआ था। वो ट्रक में लाइट मशीन गन लगाई हुई थी, और लाइट मशीन गन जो ये पैसा डिलीवरी होने वाला था उसको एम किए हुई। मतलब पैसा डिलीवर होने के बाद तुरंत एलएमजी से फायर करना? नहीं, पैसा डिलीवर होते टाइम अगर कुछ गड़बड़ लगे, अच्छा, या फिर पुलिस हमारे आदमी को पकड़ती है, अच्छा, या पुलिस कुछ एक्शन करती है, अच्छा, तो उनके ऊपर एलएमजी से फायर करो। एलएमजी देखो बहुत बड़ी चीज है। मतलब वो टाइम में रिवॉल्वर मिलने मतलब हेडलाइंस हो जाती थी। मतलब वो फिल्मों में दिखती थी, वैसा पट्टा चलता है, ऐसे रहते। जो आर्मी के कुछ ये जो टेररिस्ट लोग जो थे इसमें से कोई आर्मी से भागे हुए थे, उन्होंने एलएमजी वहां से चुराई हुई थी, और वो एलएमजी इनके पास में थी। मतलब देश की हिस्ट्री में एक ही टाइम ऐसी एलएमजी बरामद हुई है। मतलब देश के आर्मी में पहले तो ये टेररिस्ट काम करते थे, उसके बाद उनका ब्रेन वॉश किया गया, फिर वहां से उन्होंने वो एलएमजी, लाइट मशीन गन कहा जाता है, उसको चोरी किया, और वही एलएमजी देश के खिलाफ यूज करने की साजिश सर, और वहां पे वो मिल गई जी। अभी ये जब ये वो इंफॉर्मेशन आने के बाद में, अभी ये जो कंप्लेन था उसके साथ में हमारा एक पुलिस वाला जी, उसका साथ में, क्योंकि वो अकेला तो पैसा लेके नहीं जा रहा जी, ये पैसा लेके जाने के लिए उसने बोला कि मेरा ये आदमी रहेगा। उसके साथ में वो जब जा रहा था, तो उसने ये इन्फॉर्मेशन पास आउट होने के बाद में देखो हमने वो कंप्लेनेंट को बताया कि उनको बोलो आज नहीं कल हम लोग दे देंगे पैसा। ओके। देखो कि वहां पे इतना आसान नहीं है। हम लोग बात करने में अभी आसान लगता है हमको कि आज का ऑपरेशन आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन ये जब उनको डाउट नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारा आदमी मतलब जो कंप्लेनेंट है उसकी जान की ज्यादा फिक्र हमको थी। एक टाइम हमारा आदमी मर गया चलेगा, लेकिन जो कंप्लेनेंट ने हमारे भरोसे के ऊपर पुलिस को सहकार्य किया है उसके जान की जोखिम बहुत बड़ी थी, तो ये उठाने के लिए हम तैयार नहीं थे। तो फिर वो ऑपरेशन 3 तारीख को हमने विड्रॉ कर दिया। अच्छा, ड्रॉप कर दिया। कंप्लेनेंट ने उसको समझाया कि आज पूरा पैसे का इंतजाम नहीं हुआ है, कल मैं पक्का सब बंदोबस्त कर देता। हो गया सभी। आज का रात में फिर हमने वहां से निकलते टाइम में चलो घर जाते, ऐसा नहीं होता है। मैं वही पूछने वाला था कि 3 तारीख आपका ऑपरेशन जो है वो विड्रॉ हुआ, ड्रॉप हो गया। इतनी तैयारी के बावजूद, टीम्स बनी हुई थी, पैसा था, आपने वो एलएमवी देखी, कुछ गड़बड़ हुई तो तकलीफ हो जाएगी, ये सब सोच के जो भी रीजंस आपने बताया, तो वो आपने विड्रॉ कर दिया। सर उस रात को नींद आती है? हाँ, रात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वही टाइम की बात कर रहा हूँ जी। जब ये गाड़ी में बैठे हुए थे हमारे फील्डिंग लगा के, वो 4 बजे डिलीवरी है तो 3 बजे नहीं जाके बैठे वहां पे, वो सुबह से वो गाड़ी में अपनी गाड़ी में बैठे। आप सोच लो, खाने पीने का तो आप बंदोबस्त कर सकते, गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है, गाड़ी चालू नहीं रखनी है आपकी, एसी गाड़ियां नहीं थी वो टाइम में। और तारीख जो है 3 मार्च है, वही मैं बोल रहा हूँ, 3 मार्च की तारीख जो तो गर्मी का सीजन है और मुंबई की गर्मी, तो पूरे पसीने ऑफिसर्स हुआ करते थे, मैं खुद हुआ करता था। आपको बिलीव नहीं करेगा, वो टाइम में टॉयलेट भी जो अगर पेशाब करनी है तो भी वो बॉटल में की गई। आपको बिलीव नहीं लगे, काफी लोगों को बिलीव लगे हमारे स्क्वाड वाले, लेकिन आपको वो सही से बताएंगे वो टाइम की सिचुएशन कैसी हुआ। ये जब सब हुआ करता था और फिर ये जब विड्रॉ हो गया, अभी कल का मालूम है हमको सक्सेस होने वाला ही नहीं है। ये हम लोग विड्रॉ होते टाइम आपको सबसे ज्यादा तकलीफ इसकी बात की होती है कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। मेंटली आपको सबसे ज्यादा तकलीफ वहां पे होती है। फिर दूसरे दिन का टेंशन ये रहता है कि शायद ये आज की फील्डिंग किसने देखी है क्या, फिर हमारे में से किसी ने किसको बात की है क्या, या किसी पत्रकार को ये सब पता चला है क्या। ये सब हुआ करता था और ये सब बहुत केयरफुली सब करना पड़ता था। और इसके लिए देखो, वी आर नॉट ट्रेन फॉर दिस जी। हम लोग ट्रेनिंग पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए ट्रेन किए गए, टेररिस्ट के फाइट के लिए ट्रेन नहीं है। जब तक 26/11 तक वही सवाल था बिल्कुल कि हम लोग टेररिस्ट के आगे में नहीं है। हम लोग का ट्रेनिंग जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का ट्रेनिंग है, इन्वेस्टिगेशन का ट्रेनिंग हमको दिया गया है, आर्मी का ट्रेनिंग हमको नहीं दिया गया। अभी ये विड्रॉ होते के टाइम होते रात में 1 बज गया, सब विड्रॉ होके फिर बाद में कोर जो ऑफिसर्स थे उनकी मीटिंग हो गई। फिर रात में वापस वो कंप्लेनेंट के साथ में किसी को रुकाना पड़ा कि रात में उसका माइंड पूरा होके वो ही ना बता दे कि ये पैसा लेके जाओ, लेकिन मैंने पुलिस को ऐसा बताया था। ये भी डर था
तो ये सब चीजें हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और आई थिंक लीडरशिप वाज द गुड, द बेस्ट। आई थिंक ऐसे ऑफिसर्स बहुत मुश्किल से पुलिस डिपार्टमेंट को मिलते हैं। खान साहब की बात करें, खान साहब जो थे, अपा साहब कदम जो अभी भी है, कदम साहब तो अभी भी है। तो इन लोग ने वो सब हैंडल किया। अभी दूसरे दिन की तैयारी चालू हो गई, दूसरे दिन सेम रूटीन हो गया। सेम रूटीन होने के बाद में जैसा ये 5 बजे का टाइम फिक्स हो गया, 5 बजे हम लोग सब फील्डिंग लगा के खड़े। अभी कोर कमेटी, इसको कोर मेंबर जो थे हमारे एटीएस के, वो इनको फॉलो करने वाले जी। उसमें एक जो हमारी गाड़ी थी, हमारे ज्यादा करके हम लोग वो टाइम में मारुति वैन आती है, देखो, जो डोर स्लाइड करके यूज होता है, क्योंकि उसमें उतरना चढ़ना बहुत आसान होता है। तो इसके लिए हम लोग वो वैन यूज करते थे। हमने दूसरे दिन कंप्लेनेंट के साथ में हमारा आदमी फिर ये पैसा लेके वो बोला कि गाड़ी मेरे पीछे ले लो। इनके पास में जो बिजनेसमैन था उसकी खुद की गाड़ी थी। सूखा नाम का जो ये टेररिस्ट था, ये सूखा वहां पे अमर पैलेस होटल बोल के एक है, ये अमरनगर में मुलुंड और भांडुप के बीच का एरिया है। ये अमर पैलेस होटल के सामने वो खड़ा था। ये कंप्लेनेंट को देखने के बाद में उसने बोला तुम मेरे पीछे पीछे गाड़ी ले लो। ये गाड़ी जाने लगे खिंडीपाड़ा के अंदर बाई लेन से, छोटी छोटी लेन से है खिंडीपाड़ा में जाने के लिए। तो सूखा गाड़ी में था या पैदल था? सूखा पैदल जा रहा था, सूखा पैदल जा रहा था। उसके पीछे वो हमारी गाड़ी, मतलब इसकी गाड़ी जा रही थी कंप्लेनेंट, और उसमें पुलिस वाला जो था हमारा, वो पुलिस वाला ड्राइवर बोल के था, वो जा रहा था और उसके पीछे हमारी वैन जा रही थी। वो वैन में मैं खुद था, मेरे साथ में 3 और ऑफिसर्स थे, उसमें कि एक ऑफिसर एक्सपायर हुए। बाकी ये जब जा रहे थे हम लोग, तो ये सूखा जो बेसमेंट में भी इनका एक रूम हुआ करता था, जो खिंडीपाड़ा में झोपड़पट्टी में टॉप में एक रूम था इनका, और झोपड़ी था, और नीचे के साइड इसमें ये बाइलेन सिंगल गाड़ी जाती थी, वहां पे इसका एक ये हुआ करता था, घर हुआ करता था। अभी देखो, ये गाड़ी तो जाके रुक गई वहां पे, जो कंप्लेनेंट की पैसे वाली गाड़ी थी। सूखा बाजू में जाके जब ये कंप्लेनेंट उतर रहा था, उसने में अंदर से एक निंजा बोल के दूसरा, निरंजन सिंह, निंजा नाम था उसका, वो टेररिस्ट अंदर से बाहर आया। सूखा और वो कुछ बात कर रहे थे, और वही टाइम में ये निंजा ने, उसको शायद निंजा को हमारा डाउट आया, तो निंजा ने अपने एक हाथ में पिस्तौल और एक हाथ में हैंड ग्रेनेड उसका मिला। देखो, वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि हैंड ग्रेनेड फेंकूं या फायरिंग करूं। उतने में हमको लगा कि ये कुछ तो करने वाला है। हमने हमारी तरफ से फायरिंग की, जगह पे दोनों मारे गए, हैंड ग्रेनेड वहां पे नीचे गिर गए। आज भी वो हैंड ग्रेनेड के फोटो वगैरह सब आपको नेक्स्ट डे के पेपर में सब आए हुए थे। ये हैंड ग्रेनेड अगर हमारे ऊपर फेंक देता था तो पूरी टीम हमारी वहां पे कंप्लेनेंट के साथ में ढेर हो जाती। ये इमीडिएटली वहां पे हमारी फायरिंग हो गई, 2 जन वहां पे मर गए। अभी देखो कि फायरिंग हो गई तो अंधाधुंध पता तो चल गया सब जगह कि कुछ तो गड़बड़ हो गई। उसमें पता चला कि 2 सरदार जी मारे गए। ये बाकी कितने लोग थे, हमको स्टार्ट में मतलब जो इंफॉर्मेशन आई हुए करते थे, इन लोग बहुत सारे सरदार जी को मिल रहे, लेकिन इनके साथ में कितने वो हमको पता नहीं थे। हो सकता है कि इनके साथ में और 4-5 हो गए और 10 हो गए। फिर जब अंदर से ये सब होने के बाद में जो बाकी जो ऊपर टेररिस्ट जो था, वो झोपड़ी तो हमको मालूम थी, उसके तरफ हमको जाना था। जब हम लोग वहां पे जा रहे थे तो देखो शाम का टाइम हो गया था, ये होते होते 7 बज गए थे। ये जो निंजा सूखा वहां पे मारे गए। फिर हमारी सब टीम मोबिलाइज होके फिर अंदर चढ़ के ऊपर जाने का सब प्लान हो रहा था। ये सब करके वो ऊपर जाने के लिए एक जगह नहीं होती ना, अभी समझो पूरा वो हिल का एरिया सराउंडेड बाय सो मेनी पीपल, बिल्कुल उनको खाली करना है। वो सिस्टम चालू हो गई, एडिशनल फोर्सेस मंगाए गए, सर्च लाइट्स मंगाए गए, क्योंकि अंधेरा होने चालू हो गया। ये करते करते जब हम लोग ऊपर जा रहे थे तो उसमें दूसरी टीम की तरफ से और एक टेररिस्ट मारा गया। 3 टेररिस्ट मर गए, जब हिल के बीच में ही एक टेररिस्ट मारा गया। अभी वो इंसिडेंट कैसा हुआ बाद में मुझे पता था, लेकिन वो टाइम का आई विटनेस मैं नहीं था। वो मारा जाने के बाद में जब हम लोग ऊपर जा रहे तो मैं मतलब मानिक माटे बोल के था हमारे साथ में एक ऑफिसर, जो अपने दौन एरिया के यहाँ के थे जी, मेरे से भी सीनियर थे। वो, मैं, भास्कर संजय और ऐसे हमारी टीम जब जा रही थी तो ऑल ऑफ सडन एक बहुत सारे पेड़ थे वहां पे। एक पेड़ के पीछे से फायरिंग हो गई हमारे ऊपर। अरे बाप रे! ये फायरिंग होने के बाद में मेरे बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर हो गई, और एक ऑफिसर था उसके बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर लग गई। हम लोग नीचे बैठ गए, जैसा ये सामने से फायरिंग हो गई, और भास्कर संजय जो हमारे यहाँ हेड कांस्टेबल थे, भास्कर संजय नीचे बैठते बैठते उनके सर में गोली लग गई AK-47। वो वहां पे इंजर्ड हो गए। देखो कि मतलब आज भी वो
सामने आता है मेरा पूरा जो इंसिडेंट हुआ जो वाकया मेरे को बचा लो, पूरा ब्लीडिंग हो रही, उसको हम लोग बचाने की कोशिश कर रही थी, फायरिंग कभी हो जाएगी पता नहीं चलेगा, और कितने लोग हैं वो पता नहीं चलेगा। ऐसे करते करते उनको भास्कर सोंजे को एडिशनल जो ऑफिसर्स थे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमने नीचे भेज दिया और हम लोग ऊपर जाना था जी। चौथा टेररिस्ट इन बिटवीन टॉप और उसके बीच में मारा गया, ये 4 मर गए। अभी टॉप से कंटिन्यू फायरिंग चल रही थी, रात का टाइम हो गया था, फिर हम लोग थोड़ा फायरिंग स्टॉप कर दिए। तो उन लोगों ने भी किया? नहीं, उसका फायरिंग होता था। अभी उसका फायरिंग कैसे होता था, कभी AK-47 की फायरिंग की आवाज आती थी, हमको अभी वो नॉलेज है कि मतलब AK-47 की आवाज अलग आती है, कार्बाइन से फायरिंग होगी तो अलग आएगी, आप रिवॉल्वर पिस्तौल से फायरिंग करोगे तो उसकी आवाज आएगी, शायद आपको भी पता चलेगा वो अलग अलग आवाज आती है। ऐसे अलग अलग फायरिंग की आवाज आती थी, वो बीच बीच में फायरिंग करता था। हम लोग नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी झोपड़पट्टी खाली कर दी गई थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम में देखो कि इतने सारे ऑफिसर्स होने के बावजूद किसी को ये आइडिया किसी के दिमाग में नहीं आया। क्या आइडिया है, एक वहां पे साउथ इंडियन आदमी हुआ करता था, रहा करता था जी। उसने बोला साहब ये ऊपर से फायरिंग हो रही है, आप ऊपर जाते जाते वो फायरिंग आपके ऊपर ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता है, आप नीचे से नहीं कर सकोगे। वो टाइगर हिल वाला सीन, टाइगर हिल वाला सर आप समझ लो, वो वैसा सिचुएशन ऐसा बिल्कुल। जब ये उसने बोला कि साहब एक काम करो, ये सब झोपड़पट्टी का जो बनाते टाइम झोपड़पट्टी बनाने के टाइम प्लास्टिक होता है, उसको बारदान बोलते हैं हम लोग, कपड़ा होता है, कपड़ा होता है, ये जूट का कपड़ा होता है, जूट का कपड़ा होता है। अभी ये बोला, उसने बोला कि जूट का कपड़े हनुमान शेप्टी बना दो आप, या हनुमान का टेल को आप यहाँ से आग लगा दो, वो ऊपर जलते जलते जाएगा, वो ऑटोमेटिक जितने भी लोग हैं बाहर आ जाएंगे। ये आइडिया वहां पे उसने दिया और हमने वही किया। वो करने के बाद में एक आदमी आधा जला हुआ AK-47 से फायर करते करते वो लाश वाली झुपड़ी में से बाहर आ गया। अच्छा। अभी वो फायरिंग करने के पहले हमारा फायरिंग उसके ऊपर हो गया और वो लाश आदमी जो था वहां पे मार गया। अभी देखो कैसे कि हमको लगा अभी भी कोई है, क्योंकि फायरिंग की आवाज तो अलग अलग वेपन से आ रही थी। जब हमने वहां पे थोड़ा और फायरिंग किया, थोड़ा वेट किया, वेट करने के बाद में हम लोग जब नजदीक जाने लगे उसके, तो पता चला कि वहां पे उसने जो आर्मी में एजुकेट किया गया रहता है, देखो आप पिक्चर में देखा रहेगा कि वो खंदक बनाते हैं जी, जो गड्ढा नीचे खड्डा बनाते हैं, और उसके ऊपर आपका रिवॉल्वर LMG जो था वो LMG उसके ऊपर था। वो खड्डे में जाता था, ऊपर आते LMG से कभी फायरिंग करता था, कभी AK-47 से फायरिंग करता था, कभी पिस्तौल से फायरिंग करता था। एक ही आदमी कम से कम उसको मारने के लिए हमको 5 से 6 घंटा उसके लिए गया। लास्ट में मरा, फिर LMG वहां पे बरामद हो गई, फिर वो भास्कर सोंजे जब तक नीचे जाते जाते हॉस्पिटल जाते जाते एक्सपायर्ड हो गए। फिर सब सर्च किया गया वहां पे, तो बहुत सारे हैंड ग्रेनेड्स मिले, वो फ्लैग मिला, खालिस्तान का देश का फ्लैग मिला, वो तो AK-47 को लगाया हुआ था, उसकी फोटो आज भी है मेरे पास। ये सब मिलने के बाद में ये सब बन गया, और फिर लास्ट में आफ्टर 16 आवर्स चालू होने के बाद में 16 घंटे के बाद में ये ऑपरेशन खत्म हो गया। ये आई विटनेस कमिश्नर आए थे यहाँ पे, जो टॉप के जितने भी ऑफिसर मुंबई में थे वो वहां पे आए हुए थे। आपके एक भी न्यूज चैनल या न्यूज रिपोर्टर ऐसा नहीं था जो पेपर का कि वो वहां पे नहीं था, सबने ये लाइव ऑपरेशन वहां पे देखा। और ये मुंबई की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया है कि इतने सारे टेररिस्ट मारे गए, और वो भी इतने सारे आर्म्स एम्युनिशन वहां पे बरामद किए गए। और देखो कि मतलब हमारा एक जवान वहां पे शहीद, पहले तो ये तो लखमीर सिंह शहीद हुए, भोसले शहीद हो गया, फिर बाद में ये सब सोंजे साहब जो है, सोंजे तो यहाँ पे भिंडी पड़ गया। अगर आप लोखंड वाला शूटआउट का वो वीडियो देखोगे तो उसमें खान साहब के बाजू में ये सोंजे खड़ा है, बिल्कुल, जब ये पहले लोखंड वाला शूटआउट किया। सर मतलब सवाल ये है कि आपके ऑफिसर को गोली लगती है, आपके सामने लगती है, आपके बुलेट प्रूफ जैकेट पे 2 गोलियां लगती है। सर आप पुलिस में हैं, आप बड़े ही बहादुर है, बड़े ही जांबाज है, आप एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उसके अंदर एक इंसान है और इंसान को डर लग सकता है। नहीं, वो टाइम में क्या सिचुएशन ऐसी होती है ना, किल और गेट किल जी। अच्छा, मारो या मरो, आपके दिमाग में यही है। आपको कितने बच्चे आपको याद नहीं, आपकी वाइफ घर पे है, माँ बाप घर पे है, आपको कुछ याद नहीं आता वो टाइम में। जब ये सामने फायरिंग चलती है या कुछ ये ऐसा इनकाउंटर चलता है या ऑपरेशन होता है जो रियल ऑपरेशन होता है या रियल इनकाउंटर होता है,
उसमें देखो कि कोई भी आदमी हो, गैंगस्टर भी या टेररिस्ट भी हो, क्यों भागना चाहता है वहां से? वो खुद की जान के लिए भागना। कोई भी ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है देश के लिए करना है, लेकिन कोई जाके वो ऐसा नहीं बोलेगा मेरे देश के लिए मेरे को गोली मार। किल और गेट किल ये प्रिंसिपल ही रहता है इसमें। और थोड़ा इसके लिए क्या होता है कि वो टाइम की मेंटेलिटी आपको कोई दूसरा चांस ही नहीं देती। आप कितने हाइट में बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कितने मजबूत है, कितने हेल्दी है, गोली को पता नहीं। जी जी बिल्कुल। वो जिसकी गोली पहली चलेगी वो सर्वाइव हो जाए। बिल्कुल। तो मेरी गोली पहली लगनी चाहिए, ये सबसे बड़ा कारण। और फिर नसीब भी है, लक है। देखो कि लक और बैड लक दोनों है उसके साथ में जी, ये होता रहता है। ये यूज्ड हो जाते हैं, आप ये करते करते सब ये चीज को यूज्ड हो जाते हैं। अभी गैंगस्टर्स के बारे में बात करेंगे तो गैंगस्टर्स के घर वाले आपको पता होते हैं, और अंडरवर्ल्ड का एक रूल ऐसा भी है कि फैमिलीज को इन्वॉल्व नहीं करते, पुलिस को तकलीफ नहीं देना है, क्योंकि वो प्राइवेटली ये भी कहते हैं कि सबसे बड़ा गुंडा पुलिस वाला होता है, क्योंकि सब उससे डरते हैं। लेकिन सर ये टेररिस्ट जो होते हैं ना, इनके घर वालों का ठीक से पता होता है ना इनके रिलेटिव्स का पता होता है। तो जब इनका खात्मा होता है तो उनकी बॉडीज के साथ मतलब कैसा वो प्रोसेस होता है? और सवाल यह है कि जब आपने भांडुप खिंडीपाड़ा का जो एनकाउंटर हुआ तो 5 टेररिस्ट अलग अलग जगह पर मारे गए, तो वहाँ के लोगों को पता था कि मतलब जब पता होगा नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि खालिस्तान के मतलब खालिस्तानवादी जिसे कहा जाता है ऐसे 5 लोग यहाँ मरे हैं, तो कैसा माहौल फिर? देखो कि क्या है कि घर वाले एक हमेशा याद रखना कि माँ बाप जो होते हैं ना, उनका लड़का कोई भी हो, वो टेररिस्ट हो गैंगस्टर हो, वो प्यारा ही रहता है हर एक माँ बाप को। अच्छा, ये भी आपका एक्सपीरियंस है? तो क्योंकि क्या है कि वो आखिर उनका बेटा है। क्योंकि हमने अभी रिसेंट पुणे में केस में देखा है कि एक गैंगस्टर के मम्मी का कहना है कि उनको फंसाया गया है, और उनका कहना है कि वही होता है, माझा लेकरू तसं नहीं है। वो ये जो है ये टेंडेंसी हर जगह आपको मिलेगी, पंजाब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये टेंडेंसी हर ही माँ बाप को रहती है, उसमें गलत भी कुछ नहीं। अभी ये जो बॉडी जो डिस्पोजल रहता है, इसमें अपने कसाब की भी बॉडी हमने उनके घर वालों को लेके जाने के लिए कहा गया था। तो मतलब इंडिया का यही सबसे खासियत कि हम लोग कोई रिलीजन के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करते। जी बिल्कुल। कोई भी दुश्मन पाकिस्तान का भी हो तो भी हम उसके साथ में दुर्व्यवहार नहीं करते, जो बाकी कंट्रीज करते हैं या बाकी रिलीजन के लोग करते हैं। ये हमारी खासियत है। दूसरा, ये जो गैंगस्टर्स होते हैं ये तो आ ही जाते हैं, कोई ना कोई 90% 99% ये सब क्लेम किया जाता है, फिर उनका जो भी रिलीजन के हिसाब से अंत्यविधि करना है वो किया जाते हैं। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा कोई आया ही नहीं तो पुलिस की तरफ से उसकी रिलीजन में जो लिखा हुआ है वो पूरी प्रोसीजर खत्म करके उसका अंत्यविधि किया जाता है। जी, ये जो हर एक चीज में है इसमें, मतलब ऐसा नहीं कि एक टाइम मर गया तो मर गया, फिर वो टेररिस्ट था या गैंगस्टर था, जी, हम उसके लिए कुछ दुर्व्यवहार नहीं करते। बिल्कुल। जब लोगों को पता चला कि अरे ये खालिस्तानवादी ग्रुप के इतने बड़े आतंकी यहाँ पर छुपे हुए हैं और इनको पुलिस ने मार गिराया, तो वो पूरा फिल्म वाला सीन हुआ होगा कि सब लोग ताली बजा रहे हैं। बहुत सारे ताले तो नहीं बजाते थे, क्योंकि देखो कि ऐसे टाइम में कोई भी हो डर जाता तो वो डर जाता है। एक तो सामने आने के लिए तैयार नहीं होती, दूसरी उसके डर में मन में डर रहता है कि अभी तो ज्यादा डर रहता है। वो टाइम में तो सोशल मीडिया इतनी नहीं थी, शायद मैंने किसी गैंगस्टर को मार दिया, वो लोग खुश होकर वहां पे ताली बजाने लगे, उसके दूसरे दिन में फोटो आ गई। अच्छा। वो उसके अगेंस्ट गैंगस्टर जो वाला है, हाँ। वो अच्छा तू मेरे भाई को जो पुलिस ने मारा उसमें ताली बजा रहा था क्या? जी, उसको वो डर रहता है। तो आदमी का वो बट नेचुरल है, उनकी भी लाइफ सीधी सादी होती है, तो सीधे साधे आदमी लोगों को इसमें पढ़ने नहीं चाहते, बिल्कुल उसमें वो गिरना नहीं चाहते, उनको वो आगे वो फेस नहीं करना चाहते, इसलिए वो अपने अपने खुश रहते हैं, दिल में खुश रहेंगे। अच्छा हो गया टेररिस्ट मारा गया, अच्छा हो गया गैंगस्टर्स मारा गया, सबको मन में खुशी रहेगी, लेकिन वो दिखाएगा कोई नहीं आपको। ये सब होते रहता है, तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें कभी किसी को खुशी होगी, कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे उनको दुख हो गया होगा, मतलब शायद उसमें कुछ अमरनगर के भी लोग होंगे जिनको दुख हुआ होगा, जिनको चाहिए कि खालिस्तान होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो दोनों माइंडसेट होता है। जी जी। आज हमने एक ऐसी कहानी सुनी सर आपसे, वैसे तो आपका नाम है भानु प्रताप। आप देखो, मैं एक आदमी बोल के मैं अकेला का सक्सेस नहीं मानता। नहीं, मैं वही आ रहा हूँ, टीम मेंबर, बिल्कुल टीम, एक पूरी टीम ने
मतलब ड्राइवर से लेके या फिर हमको जो चाय देने को आता था, बिल्कुल नाश्ता लेके वड़ा पाव गाड़ी में चुपके से देने को एक आधा लड़का आता था वहां पे जो प्राइवेट हुआ करता जी, उसका भी मैं इसमें कंट्रीब्यूशन मानता हूँ। बिल्कुल कि वो आया, वो हमको हेल्प किया, लेकिन उसने बाहर किसको बोला नहीं कि पुलिस वालों को मैंने वड़ा पाव खिलाया। बिल्कुल। तो हर एक की इसमें टीम रिपोर्ट बहुत बड़ा रहता है। इसमें इंडिविजुअल जैसे क्रिकेट का है, एक आदमी कोई 100 रन बनाया 400 बनाया, वो टीम को जिता नहीं सकता। बिल्कुल, ये वैसा ही हमारा एक टीम वर्क है, हर एक का कंट्रीब्यूशन इसमें। तो मैं एक ऐसे ATS टीम के सदस्य से बात कर रहा हूं जिनका नाम है भानु प्रताप। वो एक ऑपरेशन के लिए बने अब्दुल और उन्होंने खात्मा किया खालिस्तानवादी आतंकियों का। मुझे लगता है कि यही हिंदुस्तान की खासियत है और हम सब एक है, ये इसका सही बात मैसेज है कि वैसे भानु प्रताप नाम के एक ऑफिसर एक ऑपरेशन के लिए अब्दुल बन जाते हैं और देश के टुकड़े करने की सोचने वाले खालिस्तानियों को खत्म करते हैं। सर, ये इनकाउंटर आपने बताया, वो पूरा पिक्चर क्लियर हो गया हमारे सामने की। एक 92 में भांडुप खिंडीपड़ा की हालत कैसी होगी, अंधेरा होगा, गंदगी होगी, बहुत सारे झाड़ वहाँ पर होंगे, झुग्गी झोपड़ियाँ सही नहीं होगी और कोई भी आपको सुविधा नहीं होने के बावजूद भी ऐसे खतरनाक ट्रेंड आतंकियों को खत्म करना। आपका साथी मारा जाता है, आपका साथी आपके सामने मारा जाता है जो आपके बड़ा क्लोज होता है। उसके पहले आप एक ऑपरेशन करते हैं छोटा उठा लोखंड वाला, उसमें वो आपके साथ होता है। एक आपका अच्छा कलीग जब आपके सामने ही गिर पड़ता है, तो मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये पूरा पिक्चर आपने हमारे सामने रखा और ये 5 लोगों को ख़त्म किया। और खालिस्तान के बारे में अभी भी बात होती है, लेकिन आप जैसे ऑफिसर्स ने 30-35 साल पहले इसे ख़त्म करने का बीड़ा जो उठाया, तो आज पंजाब में भी शांति है, देश में भी शांति है। बहुत अच्छे ऑपरेशंस आपने किए। और महाराष्ट्र फाइल्स में ये एपिसोड आपको कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही महाराष्ट्र पुलिस के जांबाज ऑफिसर्स की ऐसी अनसुनी कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा महाराष्ट्र फाइल्स में। फिलहाल रिटायर्ड ACP और वेस्ट महाराष्ट्र ATS चीफ श्री भानु प्रताप बर्गे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं महाराष्ट्र फाइल्स, सुनिए सिर्फ रेड FM पर।